गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है बताइए। Innate immunity and acquired immunity. वेरी गुड। इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक, या फिर अडेप्टिव भी बोलते हैं हम उसको, है ना। फिर वो फर्दर डिवाइडेड होती है सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल के अंदर, है ना। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस Yes, क्लास में ma'am. पढ़ रहे थे इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, कौन कौन से कंपोनेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं आप लोग को इनेट इम्यूनिटी के बारे में ब्रीफली बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. आज का टॉपिक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो आप लोग बताइए इनेट इम्यूनिटी के बारे में क्या बताया था आप लोगों को। बताइए व्हाट इज दिस। नॉन स्पेसिफिक होती है इनेट इम्यूनिटी। यस, इसको हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी को हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, बताया था ना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स होते हैं इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लाइक स्किन, म्यूकस इन जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जिसमें आईजीजी बताया था। आप लोग की क्वेरी भी थी, ध्यान हो आप लोगों को। एम आई क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इसे हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और दे आर नॉन स्पेसिफिक, बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें बहुत सारे players आते हैं। क्या बेटा? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड अभी मैंने शो करी ही नहीं है, होगी कैसे? अभी तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ जो आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक, ओके मैम. है ना। ओके, तो मैं आप लोग को स्लाइड शो करूंगी। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. ओके, तो innate immunity is also known as native immunity. Okay, it's resistance to infections that are individual processed by virtue of his or her genetic या constitutional makeup.
जो कोई भी इसके अंदर क्या होता है, जो भी इन्फेक्शंस आते हैं उससे जो बचाव होता है वो एक इंडिविजुअल का प्रोसेस होता है। किस वजह से? उसके जेनेटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली जो जीन्स जिनसे मिलके बने हुए हैं उनकी वजह से। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टेक्ट विद इम्यूनाइजेशन। ठीक है, मोनोक्लोनल या फिर कोई हमने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं ना, दैट इज टीका। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी सेल्स बनते हैं। मान लो कि जैसे अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, कोरोना वायरस का भी वैक्सीन लग रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी बहुत कम अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर दे रहे हैं जो कि इन्फेक्शियस नहीं है ना, या फिर उसकी इन्फेक्शन करने की एबिलिटी को मार के, ठीक है, उसको हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए और उसे खत्म कर दे। फिर जब दोबारा हम उसके कांटेक्ट में आए तो मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो फिर वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, उन्हें याद आ जाता है अच्छा ये तो पहले भी आया था हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बना देते हैं फटाफट से। तो ये लिखा है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टेक्ट विद इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनेट इम्यूनिटी से। जो हम वैक्सीनेशन करते हैं दैट इज एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, वैसे तो ये ma'am. नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन फिर भी इसको बोला गया है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किस लिए है? पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक किस लिए है? व्हेन इट इंडिकेट ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन इन जनरल। अगर हम इन जनरल की बात करें, सपोज करिए स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन बहुत सारे तरीके के माइक्रोब्स को अंदर जाने से रोक रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक ना, इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के थ्रू, ठीक है। Now it is again classified on the level of species, race and individual. Species के basis पे entire human species is resistant to plant pathogens. ठीक है, समझ में आ रहा है? innate immunity की वजह से जो प्लांट के जो पैथोजेंस होते हैं ना, जो प्लांट को डिजीज करते हैं, वो हमें डिजीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो innate immunity की वजह से entire human species is resistance to plant pathogen. Mechanism although is not clearly understood कि ऐसा क्यों है। फिर है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर रेसेस ऑफ दैट स्पीशीज आर रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के जो रेसेस होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है निग्रोइड स्पीशीज इन यूएसए इज मोर प्रोन टू टीबी। यूएसए के अंदर निग्रोइड जो स्पीशीज है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोन है टीवी की देन कोशियन स्पीशीज। समझ रहे हो? पर्टिकुलर रेसिस ऑफ दैट स्पीशीज मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर के भी पर्टिकुलर पार्ट जो है, पर्टिकुलर लोग जो हैं, जैसे निग्रोइड स्पीशीज हो गई, कोशियन स्पीशीज हो गई, ये अलग अलग तरीके की स्पीशीज है जो यूएसए में रहती है। तो निग्रोइड जो है वो टीवी के लिए ज्यादा प्रोन है एज कम्पेयर टू कोशियन स्पीशीज। ठीक है, फिर इंडिविजुअल को इसको डिवाइड किया गया है, इट्स एविडेंट फ्रॉम स्टडीज और ट्विन। ठीक है, सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट ससेप्टेबल टू टीवी और लेप्रोसी। ठीक है, एक एक इंडिविजुअल की पावर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी ट्विन की बात कर रहे हैं तो ट्विन का ऑलमोस्ट जेनेटिक कंपोजिशन सेम ही होगा। ठीक है, तो सिमिलर डिग्री दिखेगी उनके अंदर रेजिस्टेंस या ससेप्टेबिलिटी की टीबी को लेके और लेप्रोसी को लेके। ये स्टडी करी गई है, तभी ये फैक्ट बताए गए हैं। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, madam. तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है बेटा, उसको स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक में डिवाइड किया गया है और ऑन द लेवल ऑफ स्पीशीज, रेस एंड इंडिविजुअल में डिवाइड किया गया है। स्पीशीज के बेसिस पे आप समझ गए हैं, रेशियल इम्यूनिटी आप समझ गए हैं कि स्पीशीज के अंदर पर्टिकुलर, और इंडिविजुअल के भी आप समझ गए हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी को? एज, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। एज, वेरी ओल्ड और वेरी यंग आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज। ये तो हम लोग को पता है कि अगर हमारी एज ज्यादा हो जाती है, या फिर वेरी यंग जो चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है,
उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक इन न्यू बॉर्न। जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है एज इट लैक डेवलप्ड इम्यून मैकेनिज्म टू एक्सप्रेस द डिजीज, क्योंकि उनके अंदर अभी इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता जो डिजीज को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं ये इम्यूनिटी और एज को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता और बड़े लोगों में वीक हो जाता है। ठीक है, देन हॉर्मोन्स भी एक फैक्टर होता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। आप लोग को ध्यान हो जब मैंने पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ाई थी उसमें इंसुलिन जो है रिलीज हो रहा था। ठीक है, उसके डिसऑर्डर में डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था। हाइपोथायरॉयडिज्म भी पढ़ाया आपको, थायराइड ग्लैंड के अंदर उनके जो डिसऑर्डर्स है उसमें। एड्रीनल डिसफंक्शन, ठीक है, ये इनहेंस करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर्स है तो वो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि इम्यूनिटी और हार्मोन कैसे रिलेटेड है। इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ जाएगा तो डिक्रीज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी समझ रहे हो, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ उसकी वजह से, कोई बाहर जो फॉरेन पार्टिकल आया उसने उसके अगेंस्ट काम किया और इन्फ्लेमेशन शो करे। इन्फ्लेमेशन मतलब जो रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के पार्टिकल के अगेंस्ट और इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज हो जाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स है, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट कम होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बॉडी की उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर है न्यूट्रिशन इम्यून रिस्पॉन्स इज रिड्यूस्ड इन मेल न्यूट्रिशन पेशेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को कहते हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करो, इम्यूनिटी इंक्रीज करो, कोई कहता है कि सिट्रस फ्रूट खाओ, कोई कहता है विटामिन सी लो, कोई कहता है कि गिलोय लो, कोई कहता है तुलसी लो जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इम्यूनिटी में। कई लोग खाना नहीं खाते दिन के टाइम, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का कनेक्शन समझ में आ रहा है सभी को। जब तुम्हारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट जाएगा ही नहीं, बॉडी अपने आप को एक मतलब जैसे कि मान लो एंटीबॉडीज बन रही है, कोई भी चीजें बन रही है, कोई को फैक्टर चाहिए उसके लिए, तो कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में तो को फैक्टर कहाँ से मिलेगा, तो इम्यून सिस्टम कहाँ से अच्छा होगा। क्लियर आ रही है सबको सभी चीजें। Yes, ma'am. सिर्फ साक्षी को क्लियर हो रही है और किसी को समझ में ना आ रहा। यस Yes, बाकी ma'am. स्टूडेंट्स। यस मैम। ठीक है, तो एज समझ में आया, हार्मोन समझ में आया और न्यूट्रिशन हमें समझ में आया। देन लाइन ऑफ डिफेंस जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यस, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है बेटा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अभी तक हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स पढ़े और कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक एज, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ लाइन ऑफ डिफेंस। अब ठीक है, हमने बात करी इम्यूनिटी की। अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा इम्यूनिटी का, है ना, तो इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, इंटैक्ट स्किन एज इट इज स्किन, म्यूकोसा, जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, स्किन है पूरी की पूरी हमारी बॉडी के अंदर स्किन की लेयर है, बाहर से धूल, धूल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ है, हमारे ये एयर है, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस भी होती है हमारी एयर के अंदर, है ना। तो इन सब से बॉडी के अंदर घुसने से बचाव कौन कर रहा है, सबसे पहले तो स्किन ही कर रहा है। उसके बाद नाक के थ्रू हम सांस ले रहे हैं, अंदर म्यूकस लेयर है पूरी जीआई ट्रैक्ट के अंदर, वो बचाव कर रही है।
मुंह से अगर मान लो हम कुछ खा जा रहे हैं तो जी सॉरी, जो हम नाक से सांस ले रहे हैं वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, और जो हम मुंह से कुछ खा जा रहे हैं वो जीआई ट्रैक्ट है, उसमें म्यूकस लेयर है ना। ऐसे ही हमारे जेनाइटो जेनाइटो पैसेज जो है उसके अंदर भी म्यूकस लेयर है, तो हर जगह से म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट कर दे रही है, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आता है, फिर मान लो बाई चांस कोई चीज हमारे अंदर घुस भी जाती है तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, बॉडी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स बनाते हैं, फेगोसाइट्स बनाते हैं जो उनको खा जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और अदर सेल्स। लाइक मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, साइटोकाइनिन्स है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स मतलब उनके अगेंस्ट जो है हिस्टामिन बताया था, हिस्टामिन रिलीज होता है। समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये तो थे लाइन ऑफ डिफेंस, हमने इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब क्या मैकेनिज्म इस इनेट इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है? जैसे ही फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है सबसे पहले इनेट सिस्टम एक्टिव होता है, फिर हमारा एक्वायर्ड सिस्टम एक्टिव होगा। दीपक टाइम से क्यों नहीं आता है क्लास के अंदर? हम्म। ठीक है बेटा, अब क्या क्या मैकेनिज्म है इनेट इम्यूनिटी का? ठीक है, मतलब कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, इनेट इम्यूनिटी एक्टिव हुई, तो क्या क्या अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं? ठीक है, पहला है एपिथेलियल सरफेस, दूसरा है एंटीबैक्टीरियल सरफेस इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, पहला है एपिथेलियल सरफेस, देन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज, देन माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, देन सेलुलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी, देन इन्फ्लेमेशन, देन फीवर, देन एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, तो हम एक एक करके एक एक को पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, नाउ एपिथेलियल सेल्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये मैकेनिकल बैरियर होते हैं। एपिथेलियल सेल्स बेटा आप लोग को पता है ना? एपिथेलियल सेल्स सुना है ना पहले? सेल का Yes, टाइप, ma'am. ठीक है, जो लेयरिंग बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, मैकेनिकल बैरियर है। हेल्दी स्किन, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी होती है हेल्दी स्किन के अंदर। बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल करना, स्टैटिक मतलब रोकना ग्रोथ को, ठीक है। तो हेल्दी स्किन की क्या प्रॉपर्टी है, बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी होती है उनमें, हेल्दी स्किन में, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, जब हमें स्वेट आता है, जब वो सूख रहा होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर सॉल्ट की हाई कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी होती है। सेबेशियस सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड होती है ना हमारी स्किन के अंदर, उसकी सिक्रीशन। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोप्स कंट्रीब्यूट, जो हम लोग नहाते हैं सोप जो है वो भी तो एंटीबैक्टीरियल सॉरी बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? एक तो स्किन के ऊपर हमारे एपिथेलियल सेल्स जो है, ठीक है। सेकंड रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, बहुत सारा इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है। कैसे? नोज की अगर हम बात करेंगे, डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग की बात करेंगे तो फेरिंग्स के अंदर म्यूकस की लाइनिंग है, कोई भी चीज उसके अंदर घुसी तो ये वापस
बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो चिपके हुए होते हैं एमसीओज टू द लाइनिंग, ठीक है। पल्मोनरी एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। तो सोचो कितना तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, तभी तो हम बच पाते हैं इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। समझ में आ रहा है सभी को? जो एपिथेलियल सेल्स है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मैकेनिकल बैरियर है। इसमें आपकी हेल्दी स्किन आ गई। स्किन के अंदर किन किन चीजों की वजह से वो बैक्टीरियल सीडल प्रॉपर्टी है वो आपको बताया गया है। सेबेशियस सिक्रीशन, सोप कंट्रीब्यूशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा हो गया, ठीक है जिसमें नोज से लेके एल्वुलाई तक प्रोटेक्शन है। नाउ माउथ, माउथ में सलाइवा होता है जिसका इनिबिटरी इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस, हाई एसिडिटी ऑफ स्टमक, अगर कोई चीज हमारे पेट में चली जाती है एसिडिटी की वजह से मर जाती है। नाउ कंजक्टिवा, आइस के अंदर कंजक्टिवा होता है, उसका फ्लशिंग एक्शन होता है लैक्रीमियल सिक्रीशंस, ठीक है। लैक्रीमियल ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीशंस करती है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस निकलते हैं आईज में से, जैसे लाइसोजाइम जिसे हम फ्लाइमिंग्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं? थर्मोलायबल होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं? स्प्लिट करके कुछ पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल को, ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल को तोड़ देगा, ठीक है, और उन्हें मार देगा। तो एपिथेलियम में अभी तक हमने पढ़ा माउथ, रेस्पिरेशन, म्यूकोसल लेयर, कंजक्टिवा और यूरिन हो गया। यूरिन के अंदर भी एपिथेलियल लाइनिंग होती है। जब हम यूरिन करते हैं तो उस वाले पैसेज के अंदर, यूरिन में नहीं पैसेज में, तो उसका फ्लशिंग एक्शन होता है, बैक्टीरिया को यूरेथ्रा से बाहर फेंकता है। स्पर्माइन एंड जिंक, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इन दोनों की, ठीक है। एसिडिटी ऑफ एडल्ट वेजाइना, इनहॉस्पिटेबल टू मैनी पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन को मारती है ये एसिडिटी। वेजाइना के अंदर जो होती है एसिडिक नेचर होता है, जो कोई भी पैथोजन वहां से एंटर कर रहा होता है उनको किल करती है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर बहुत सारे। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा एपिथेलियल सरफेसेस, सेकंड है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। Several substances having antibacterial properties are present naturally in blood, जैसे कि बीटा लाइसिन, लैक्टिक एसिड, इंटरफेरोन्स, लैक्टोपेरोक्सीडेज, बेसिक पेप्टाइड्स, ठीक है। बीटा लाइसिन में क्या है? ये थर्मोस्टेबल सब्सटेंस होते हैं और एक्टिव होते हैं अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रिलेटेड बैसिलाई। समझ में आ रहा है? ये नेचुरली प्रेजेंट होता है बीटा लाइसिन हमारे ब्लड के अंदर। तो सोचो कितना मतलब एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, तो हमें कितना इफेक्टिव है ये सोचो, है ना, एंथ्रेक्स एंड रिलेटेड बैसिलस के लिए। बेसिक पॉलीपेप्टाइड, इसमें होता है ल्यूकिन्स, ल्यूकिन्स फ्रॉम ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड से ल्यूकिन सिक्रीट होता है, एंड प्लैकिन्स फ्रॉम प्लैटिलेट्स, ठीक है। इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। लैक्टिक एसिड, मसल टिश्यू एंड इंफ्लेमेटरी जोन, वहां से लैक्टिक एसिड सिक्रीशन हो रहा है। लैक्टोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क के अंदर, बट इसका कॉन्सेप्ट अभी इतना क्लियर नहीं है, बट इसकी भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इंटरफेरोन्स एक्टिवेटेड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को खत्म करता है ये, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? मसल टिश्यू या इंफ्लेमेटरी जोन के ऊपर काम करता है, वहां से नहीं आता, काम करता है। तो ये बताए गए हैं आगे की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज तो है और कौन कौन सी जगह पे ये काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हमारे ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होती है जिनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये ऐसे काम करते हैं। समझ में आया नहीं आया? बताइए जी, Yes, ma'am. सभी को आ रहा है? अब हमने Yes, थर्ड क्या ma'am. पढ़ा था? माइक्रोबियल एंटागोनिज्म। देखो सी, एपिथेलियल सेल्स पढ़ लिया, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पढ़ लिया, अब माइक्रोबियल एंटागोनिज्म।
ठीक है। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, रेजिडेंस बैक्टीरियल फ्लो विच प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया का फ्लोरा होता है हमारी बॉडी में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अपने पास जमा होने नहीं देता है, कोलोनाइजेशन करने नहीं देता। ठीक है। अल्ट्रेशन इन बैक्टीरिया फ्लोरा, उन बैक्टीरिया फ्लोरा के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्राजीनस माइक्रोब्स। ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया फ्लोरा, मतलब उनकी जातियां, एक तरीके से ये समझो। ठीक है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बाहर से, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उन्हें जमा नहीं होने देते बॉडी के अंदर, और अगर उन बैक्टीरिया फ्लोरा के अंदर कुछ चेंजेस आए तो क्या होगा, बाहर से पैथोजेनिक बैक्टीरिया अंदर आने शुरू हो जाएंगे, लीड टू इन्वेजन। इन्वेजन मतलब अंदर आना, बाय एक्स्ट्राजीनस माइक्रोब्स। एक्स्ट्राजीनस मतलब जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स है उनका अंदर आना। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, ओरल फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स, फिर हमें एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेगी, या फिर हमें सीरियस डिजीज हो जाएगी, स्टेफाइलोकोकल, क्लोस्ट्रीडियम एंट्रोकोलिटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। समझ में आया। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म मतलब माइक्रोब्स कुछ ऐसे हैं जो एंटागोनिज्म मतलब उल्टा इफेक्ट दिखा रहे हैं, बेकार चीजों को जमा नहीं होने दे रहे हैं। नाउ फोर्थ वन इज योर सेलुलर फैक्टर, सी सेलुलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से फैक्टर हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व है? फेगोसिटिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था। फेगोसाइट क्या होते हैं, जो खा जाते हैं, बाहर से जो सेल है उन्हें खा जाएंगे। तो इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं और माइक्रोफेजेस होते हैं, दो तरीके की फेगोसिटिक सेल्स होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, इंजेस्ट मतलब अपने अंदर ले लेना, खा लेना। इंजेस्ट करते हैं पर्टिकुलर मैटर को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन रिस्पॉन्स टू केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लोमेशन। ठीक है। क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ केमिकल्स रिलीज हुए वहां पे और बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई। उस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में ये फेगोसिटिक सेल रिलीज होते हैं, और जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है उस जगह पे जाके उस फॉरेन सेल को खा देंगे। जब जड़ी खत्म हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन कैसे होगी? ठीक है। अगर मैक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस की डिप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या होगा, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो जाएगी, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंफेक्शन की पावर बढ़ने शुरू हो जाएगी। मतलब इंफेक्शन के लिए वो ससेप्टेबल हो जाएगा, पावर नहीं मतलब मतलब इंफेक्शन के लिए वो बहुत प्रोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. फिर है नेचुरल किलर सेल, ये भी लिम्फोसाइट की एक क्लास होती है। ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। नेचुरल किलर सेल किन के अगेंस्ट काम करते हैं? वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स के अगेंस्ट, और ये नॉन स्पेसिफिक है। और जैसे कि फेगोसिटिक सेल कैसे एक्टिवेट हो, मतलब कैसे रिलीज हो रहे थे, कैसे आ रहे थे, बॉडी का रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन की वजह से। और नेचुरल किलर सेल किससे एक्टिवेट हो रहे हैं? इंटरफेरॉन्स की वजह से। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सेलुलर रिस्पॉन्स कैसे होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, फेगोसिटिक एंड, अभी जो हमने ये पढ़ा नेचुरल किलर सेल्स, होता है क्या है, माइक्रोब अडेयर टू फेगोसाइट, माइक्रोब चिपक जाता है फेगोसिटिक होने के लिए। फेगोसाइट सूडोपोड बनाते हैं, जिसकी वजह से उस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं। अब फेगोसिटिक वेसिकल के अंदर एंटीजन है, फेगोसोम्स है,
फिर क्या होगा, फेगोसिटिक वेसिकल क्या करेगा, फ्यूज करेगा लाइसोसोम के साथ, जिसे फेगोलाइसोसोम बोलेंगे। देख रहे हो यहाँ पे लाइसोसोम आ गया। अब इस लाइसोसोम ने क्या किया, microbes infused vessel is killed and digested by lysozymal enzyme within the within the phagolysosome, और रेजिडुअल बॉडीज को छोड़ देंगे। और रेजिडुअल बॉडीज मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर चुका है, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। अब क्या होगा, इनडाइजेस्टेबल होती है ये, और रेजिडुअल मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर फेंक देते हैं। समझ में आया? माइक्रोब आया, फेगोसाइट ने उसको सूडोपोडिया बना दिया। जैसे अमीबा के अंदर आप सूडोपोडिया पढ़ते थे ना, देख रहे हो ना, ये दो पैर से बना दिया, अपने अंदर ले लिया, लाइसोजाइम के साथ ऐड हुआ, लाइसोजाइम ने क्या किया, अंदर अंदर उसे खा दिया। अब वो टूट गया, अब वो कुछ काम कर नहीं है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर फेंक दिया। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल से। समझ में आया? सेलुलर फैक्टर, फेगोसाइटोसिस और नेचुरल किलर सेल्स। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? वॉइस आ रही है मेरी सबको? Yes, ma'am. समझ में आया नहीं आया बताओ तो सही बेटा। Yes, ma'am. बाकियों को? Yes, ma'am. And Now next factor is your inflammation. Next mechanism is your inflammation. ये अलग अलग mechanism बता रहे हैं इसका। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, अगर हम हिंदी में बात करें। इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग इन द इन्फ्लेमेशन प्ले अ वाइटल रोल इन किलिंग और इनएक्टिवेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जितना भी सीरीज होती है इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के अंदर, सारी की सारी क्या करती है, इनएक्टिवेट या किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लाइक फीवर, फीवर में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजेंस को, और स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। तो जो फीवर से क्या होता है, बॉडी के अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। और पैथोजन का जो इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करता है ये, और इंटरफेरॉन्स को रिलीज करता है। इंटरफेरॉन्स रिलीज होंगे और उनसे क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स रिलीज होंगे। ये थोड़ा चार्ट क्लियर नहीं है, मैं बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एक्यूट फेज प्रोटीन्स, टू आर लेफ्ट, वन इज योर, सॉरी वन इज लेफ्ट एक्यूट फेज प्रोटीन। ओके। इन्फ्लेमेशन में सीरीज ऑफ रिएक्शन जितनी भी होती है सारी इन्वॉल्व होती है, और फीवर का मैंने बता ही दिया, इंटरल्यूकन्स जो होते हैं वो, इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ल्यूकिन्स नहीं, इंटरफेरॉन्स। नो, एक्यूट फेज प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, सडन इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स की प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। समझ में आया? yes, ma'am. सडन इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं बेटा?
CRP, C reactive protein, mannose binding protein, alpha 1 acid glycoprotein, serum amyloid P complement, ये सारे के सारे प्रोटीन्स की एक्यूट फेज प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ प्रोटीन्स की प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उन्हें एक्यूट फेज प्रोटीन्स बोलते हैं। इसमें CRP आता है, MBP आता है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आता है, सीरम एमाइलॉइड P कंपोनेंट आता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर बेटा आप लोगों को ध्यान हो, मैंने इन्फ्लेमेशन में भी CRP का जिक्र किया था जब मैंने इन्फ्लेमेशन पढ़ाया था आप लोगों को कि ये एक Yes, ma'am. बायोमार्कर बॉडी में उसकी बायोमार्कर है ना। और ये जो एक्यूट फेज प्रोटीन होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट या इंटरफेरोन पाथवेज को। ठीक है, ये वाले प्रोटीन बॉडी में कॉम्प्लीमेंट पाथवे या फिर इंटरफेरन पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और इनहेंस करते हैं होस्ट रेजिस्टेंस को, होस्ट की रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, प्रिवेंट करेंगे टिश्यूज को इंजर होने से, और प्रमोट करेंगे रिपेयर ऑफ इंफ्लामेटरी लेसन, जो इंफ्लामेटरी जो निशान हुए हैं उसको भी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरफेरॉन पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और इनहेंस करते हैं क्या, होस्ट, होस्ट मतलब जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, उसको क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, उसके रेजिस्टेंस को, उसके रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाएंगे, और जहां जहां पे टिश्यू को इंजरी हुई है, चोट लगी है, उसे ठीक करेंगे, और इंफ्लामेटरी लेसन को जहां पे और प्रमोट करेंगे रिपेयर ऑफ इंफ्लामेटरी लेसन, जहां जहां पे सूजन आई है उनको भी ठीक करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन फैमिली और कॉम्प्लीमेंट पाथवे, CRP के बारे में। What is this interferon? They are the genes that synthesize interferon are activated when a host cell is invaded by virus. जब host cell के अंदर वायरस अंदर एंटर करता है तो इंटरफेरॉन जीन जो होते हैं वो इंटरफेरॉन को बना देते हैं, एक्टिवेटेड इंटरफेरॉन को। इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल लीव द इन्फेक्टेड सेल को छोड़ के उसके चारों तरफ के सेल के अंदर पहुंच जाता है। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट करता है नेबरिंग सेल को कि वो टू एक्टिवेट जीन फॉर एन एंटीवायरल प्रोटीन। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या करता है, जब कोई वायरस अंदर एंटर करता है तो जहां पे वो एंटर कर रहा है उस सेल के चारों तरफ, सेल के अंदर इंटरफेरॉन सेल जीन जो होते हैं वो इंटरफेरॉन बनाते हैं, इंटरफेरॉन उसके चारों तरफ पहुंच जाता है और क्या कोशिश करता है, नेबरिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, नेबरिंग सेल को कि भाई तुम एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। ठीक है, जो एंटीवायरल प्रोटीन नॉन स्पेसिफिकली क्या करता है, ब्लॉक करता है वायरल की रिप्रोडक्शन इन नेबरिंग सेल। समझ रहे हो, पड़ोसी सेल हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन्स। समझ में आ रहा है, वायरस को मारने में हेल्प कर रहे हैं। वायरस ने अटैक किया, देखो वायरस की न्यूक्लिक एसिड आई, उसने अटैक कर दिया। ठीक, खूब सारे न्यू वायरस बन रहे हैं। एंटीवायरल प्रोटीन, पड़ोसी सेल ने क्या किया, एंटीवायरल प्रोटीन बनाया और उस वायरस को की रेप्लिकेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरफेरॉन जीन टर्न ऑन हो गया, जैसे वायरस आया इंटरफेरॉन जीन टर्न ऑन हुआ, डीएनए ने क्या किया, एमआरएनए करके इंटरफेरॉन बनाया। इंटरफेरॉन पड़ोसी सेल के अंदर चला गया, इंटरफेरॉन ने बाइंड करके स्टिमुलेट कर दिया पड़ोसी सेल को कि टर्न ऑन कर दो जीन फॉर एंटीवायरल प्रोटीन। उस जीन ने एंटीवायरल प्रोटीन बना दिया, उस प्रोटीन ने इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक दिया। देखो तुमने, वायरस आया, वायरस का डीएनए निकला और खूब सारे वायरस बन रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब कौन कौन से इंटरफेरॉन्स होते हैं बेटा, इंटरफेरॉन फैमिली है ना। इंटरफेरॉन्स आर ए फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोटीन ईच विद स्लाइटली डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इंटरफेरॉन्स फैमिली के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं,
मतलब सेम सेम होंगे, हर एक का थोड़ा थोड़ा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अलग होगा। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गामा इंटरफेरोन, बट मोस्ट अदर डब्ल्यूबीसी सिक्रीट करते हैं अल्फा इंटरफेरोन्स। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे होते हैं ना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं गामा, और मोस्ट अदर डब्ल्यूबीसी सिक्रीट करते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं बीटा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स ऑल्सो एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड मोबाइल नेचुरल किलर सेल। अभी मैंने पीछे बताया भी था कि नेचुरल किलर सेल को कौन बना रहा है, इंटरफेरॉन एक्टिवेट कर रहा है। एफडीए अप्रूव्ड अल्फा इंटरफेरॉन हम यूज करते हैं किसमें, एंटीवायरल ड्रग की तरह अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरोन ही तो एंटीवायरल प्रोटीन बनवा रहा है ना, तो हम एंटीवायरल ड्रग की तरह इंटरफेरोन्स को देते हैं। कौन सा, अल्फा इंटरफेरोन्स को, जिससे अंदर जाके हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, टू ट्रीट जेनिटल वार्ट्स कॉज्ड बाय हर्पस वायरस। हर्पस वायरस की वजह से जो जेनिटल वार्ट्स बनते हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी हम अल्फा इंटरफेरोन को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबको इंटरफेरेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट, जो नेबरिंग सेल होता है उससे उससे एंटीवायरल प्रोटीन बनवाता है ये। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, ma'am. अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, 20 या उससे ज्यादा प्रोटीन सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोटीन इंक्लूड C1 थ्रू CN, C1 थ्रू C9, फैक्टर B, D, P एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। इतने सारे प्रोटीन्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं हमारे ब्लड में। ये प्रोवाइड करते हैं मेजर मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को मारने के लिए मेजर मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जब भी कोई बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ तो उसको इनहेंस करता है, और किल करते हैं ये बैक्टीरिया और अदर टाइप ऑफ सेल को। तो हमारे सेल क्या है, इम्यून हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कुछ इनएक्टिव प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रहते हैं जो एक्टिव होके रिस्पॉन्स दिखाते हैं, और ये इनहेंसिस करते हैं, ये बढ़ाते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक डिफेंस को। समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिवेट होते हैं, और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं एक। ठीक है, मारने की कोशिश करते हैं उन्हें, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ा देंगे। ये है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कुछ प्रोटीन में क्लासिकल पाथवे होता है, किसी में अल्टरनेट पाथवे होता है, किसी में ऑप्सोनाइजेशन होता है, किसी में इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दिया किसी ने, किसी प्रोटीन ने ऑप्सोनाइजेशन कर दी, कोट कर दिया बैक्टीरिया के सरफेस को, जिसकी वजह से फैगोसाइटिक्स उसमें बढ़ गया। अल्टरनेटिव पाथवे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल पॉलीसेकेराइड की, फैक्टर बी, फैक्टर डी, फैक्टर पी उस पर काम कर देंगे पॉलीसेकेराइड पे। कुछ ने क्या किया, इन्फ्लेमेशन करा दी, हिस्टामिन प्रोटीन को रिलीज करा दिया, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ गई, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन हो गया फैगोसाइट से, तो फैगोसिटिस हो गया। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे प्रोटीन पड़े होते हैं जो अलग अलग पाथवेज के थ्रू फॉरेन पार्टिकल को मारते हैं। कोई क्लासिकल पाथवे यूज करता है जो नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी वाला है, कोई अल्टरनेट पाथवे यूज करता है, कोई ऑप्सोनाइजेशन करता है, कोई इन्फ्लेमेशन करता है। अब क्या रह गया, सीआरपी प्रोटीन।
सीआरपी प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर इन रिस्पॉन्स टू द इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया था ना जब हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी, तो ये एक बायोमार्कर होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये क्लिनिकल मार्कर है जो असेस करता है प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और इट्स रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन कम हो रही है बढ़ रही है, वो सीआरपी के लेवल से पता चलता है। ये बाइंड करते हैं पीसी रिसेप्टर ऑफ पैथोजन, पैथोजन के पीसी रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं एंड एक्सपोज्ड सेल्फ एंटीजन, ठीक है। और किस पे बाइंड करेंगे, जो सेल्फ एंटीजन्स जो होते हैं उन पे बाइंड करेंगे और प्ले करेंगे एक सर्वुलेंस रोल इन टारगेटिंग डैमेज सेल फॉर डिस्पोजल, ठीक है। ये एक रोल प्ले करते हैं, टारगेट करते हैं डैमेज सेल को, ठीक है, फॉर डिस्पोजल। एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। मतलब एक तरीके से सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए हुई होता है कि अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें सिग्नल देता है कि इन्फ्लेमेशन है। और ये पैथोजन से बाइंड करता है, सेल्फ एक्सपोज्ड होता है सेल्फ एंटीजन से, अपने खुद के एंटीजन से, ठीक है। और ये एक सर्वुलेंस रोल प्ले करता है। सर्वुलेंस मतलब एक पता करने का एक तरीके से कि कहाँ पे टारगेटेड डैमेज सेल के अंदर, किसके लिए, डिस्पोजल के लिए, कि जो सेल खराब होगा उनको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। समझ में आया? Yes, ma'am. सभी को? तो आज हमने इनेट इम्यूनिटी, बेसिकली उसके टाइप्स और कौन कौन से मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व है और कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। अभी वो सभी को क्लियर है? क्लियर है आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स को? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? Yes, ma'am. आज हमने इनेट इम्यूनिटी वाला पार्ट जो है अपना वो क्लियर किया।